क्राइम जुर्म सजा के साथ मैं हूँ रिजवान शाह। रेहान अंसर जो 8 साल मासूम बच्चा है जिसको उसकी सौतेली माँ ने तशद्दुद करके कत्ल किया है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसके घर के बिल्कुल बाहर। और ये इलाका है हरीपुर का इलाका कोट नजीबुल्ला और ये मोहल्ला है कट्ठा जिसकी गली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये वो घर है जहाँ जाए वकूआ है और जहाँ मासूम रेहान अंसर को उसकी वालदा ने तशद्दुद करके कत्ल किया है। जाते हैं जाए वकूआ पर। जी बिल्कुल, ये है ऊपर वाली मंजिल घर की और यहाँ जो है रेहान अंसर का जो मर्डर हुआ है उसकी सौतेली माँ ने किया है। आए मैं आपको दिखाऊं, ये वो कमरा है। इस चारपाई के साथ ये हरीपुर पुलिस कोट नजीबुल्ला थाना की जो पुलिस है उसने ये मार्किंग की हुई है और इस चारपाई से रेहान अंसर की तशद्दुद ज़दा लाश जो है वो बरामद हुई है। इस सारे मामले में उसकी वालदा ने उसको क्यों तशद्दुद किया, सौतेली माँ थी उसने क्यों कत्ल किया, इस मामले पर तफ्तीशी अफसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इस मासूम बच्चे के मामू भी यहाँ मौजूद हैं, मौके पर आए हुए हैं जाए वकूआ पर, उनसे भी बात करते हैं। ये मकतूल रेहान अंसर जो 8 साल मासूम बच्चा था जिस पर इंतहाई तशद्दुद किया गया, उसके बाद उसको उसकी सौतेली माँ ने कत्ल किया, उसके सगे मामू यहाँ जाए वकूआ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। बताएं जी, ये वाक़या जो है ये कैसे हुआ, आपको कैसे इत्तला मिली? क्योंकि इसकी सगी वालदा जो है बच्चे की जी वो तो आपके उधर कश्मीर में मौजूद थी जी, तो इत्तला किस तरह मिली? तो फिर क्या इत्तला हमें उनके घर के करीब से जो इन अंसर के उधर गाँव में जो करीब से बंदे उन्होंने इत्तला दी कि इस तरह ये वाक़या हुआ है। जब मैंने इससे फ़ोन किया अंसर को तो इसने कहा जी कि कोई गली के बंदे उसको मार के चले गए। तो जब हम यहाँ पे थाने में पहुँचे तो फिर हमें पता चला कि उसकी वालदा ने, ये सौतेली माँ ने ये काम किया है। और उस पर मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर कोई जानवर का बच्चा भी है ना, उसके साथ भी इंसान कोई ऐसे नहीं करता है, और ये तो फिर भी इंसान का बच्चा था। तो इस पर मैं बयान कर रहा मैं। और उसकी वालदा की जो हालत है वो आज 2 दिन से समझ लें उसको होश ही नहीं है, उसका ज़हनी तवाज़ुन, हमें तो ये खदशा है कि वो पागल ना हो जाए, रो रो के उसकी वो हालत हुई है। और हमारी सीएम साहब और आईजी साहब से, डीपीओ साहब से गुजारिश है कि ये जो है ना इसके केस को जो है ना हैंडल करें और इसको ऐसी सज़ा दें कि आइंदा कोई सौतेली माँ इस तरह का कोई तशद्दुद बच्चों पे ना करे। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल रेहान अंसर की सगी वालदा। रेहान अंसर जिसको उसकी सौतेली माँ ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया, उसकी सगी वालदा जिनको रेहान अंसर के वालिद ने तलाक दे दी थी और वो कश्मीर रिहाइश पजीर थी, वहाँ से ये आई हैं कोट नजीबुल्ला थाना में। इनसे हम बात करते हैं। जी हाँ जी, मेरे बेटे को बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया है और मेरे उसके जिस्म पे बहुत ज़ख्म देखे, बहुत तशद्दुद किया गया है। और मेरी गुजारिश है वज़ीर आला KPK से, अली अमीन गंडापुर से और DPO साहब से कि मेरे बच्चे को इंसाफ दें, मुझे इंसाफ दें। वास्ता है, मेरे बच्चे के साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादती हुई है। उसके जिस्म के निशान मुझे नहीं भूलते, उसके बाजू तोड़ दिए, उसकी उंगलियां तोड़ दी, उसकी टांगों पे जख्म किए गए, उसके साथ बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म। कोई जानवर भी ऐसा बच्चों के साथ सलूक नहीं करता जो मेरे बच्चे के साथ उसने किया। मुझे इंसाफ दे, मेरे बच्चे को इंसाफ दे जिसको बेगुनाह से बेदर्दी से कत्ल किया। मैं वास्ता करती हूँ सबको, मुझे इंसाफ दे, मेरे बच्चे को इंसाफ दे। मेरा बच्चा मासूम था, मेरा बच्चा 6-7 साल का था। मेरे बच्चे का क्या कसूर है? इतनी बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया है। मुझे ये भी है कि ये ना हो कि उसका वालिद उसकी माँ का खून माफ कर दे, मैं अपने बच्चे का खून नहीं माफ करूंगी और मुझे इंसाफ दें। जी आपको ये खदशा है कि आपके जो साबका शौहर है वो अपने उस एहलिया को जिसने आपके मासूम बच्चे को जो है वो कत्ल किया है, आपके जो साबका शौहर है कहीं उसके साथ ये केस जो है वो ख़त्म ना कर दें, उसके साथ या सेटलमेंट ना कर दें, ये आपका खदशा है? जी यही है, वो माफ़ ना करें और आप भी सब मेरा साथ दें और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाएं सब।
क्योंकि मेरा बच्चा मासूम था, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है, मेरा बच्चा तो फूल था गुलाब का। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है, उसको बेगुनाह नाहक मारा गया है। वो छोटा था, मासूम बच्चा था, उसने क्या किया है? उसकी सौतेली वालदा को सख्त से सख्त सजाए मौत दें, उसको बाहर नहीं आना चाहिए। उस पर बहुत जुल्म हो, जैसे मेरे बच्चे पे वैसे उस पे भी हो और उसके वालिद पे भी हो। उसका वालिद शायद उसको बाहर ना निकाल दे, क्या पता वो कहे कि बाहर निकाल दूं, खून माफ कर दूं, मैं अपने बच्चे का खून नहीं माफ करती। तो अच्छा, मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि जो डीपीओ हरीपुर है और यहाँ थाना कोट अजीबुल्ला है, तो वो दफ़ा 311 जो है वो ऐड कर रहे हैं और मुद्दई जो है उसके वालिद को जो है हटाकर आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सेटिस्फाइड हों और आपके बच्चे के इस केस में जो है आप उसमें तसल्ली हो आपकी। जी बिल्कुल ठीक है, मैं अपने बच्चे के साथ जो भी हुआ मैं करूंगी, मैं अपने बच्चे को इंसाफ दिलाऊंगी। मेरी जान भी जाए तो मैं कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं उस औरत को उसके जान तिकर बचा के छोड़ूंगी। उसने मेरे बच्चे के साथ बहुत जुल्म किया है। मेरे बच्चे के जिस्म पे जो निशान है वो जो ज़ाहिर है, 2-3 निशान टांगों पे हैं, वो नहीं, बाकी जो मैंने अपने जिस्म पे उसके देखे हैं। उसके जिस्म का सर से लेके पाँव तिकर कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर उस लड़की ने तशद्दुद नहीं किया। उस मासूम ने क्या किया था, उस मासूम ने क्या किया था? उसने तो किसी दो वाला काम किया, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। उसने मालूम के मेरा बच्चा छीन लिया, मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। जी, मासूम रेहान अंसर जिसकी पुरतशद्दुद मौत हुई है और उसकी वालदा, सौतेली वालदा ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्चे को बाहर गली में मोहल्ले वालों ने कबूतर चोरी के इल्ज़ाम में उस पर वार करके उसको मारा है। तो ये पुलिस ने बड़ी महारत के साथ इस जुर्म को तलाश किया और असली जो मामला है उस तक पहुँचे हैं। उस सिलसिले में हम बात करेंगे। हम मौजूद हैं डीपीओ ऑफिस हरीपुर में फरहान खान साहब के पास, इनसे जानेंगे। जी सर, बताएं जी कि जो वो खातून हैं जो बच्चे की सौतेली माँ हैं, उन्होंने झूठ भी बोला और अपने सौतेले बेटे का कत्ल भी किया, पुरतशद्दुद कत्ल था। तो किस तरीके से पुलिस ने मामले को जांचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें 7 जुलाई को कॉल आई कि एक छोटे बच्चे की लाश मिली है, पुरतशद्दुद लाश मिली है। पुलिस ने जब रिस्पॉन्ड किया, मौके पे गई, SHO गए, DSP साहब गए। तो वहाँ जब इसकी माँ को जब हमने इंटरव्यू किया बच्चे की लाश, क्योंकि हमें वहाँ देखी, जब पूछा तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था माँ का वो ये था कि ये बच्चा जो है ये चोरी कर रहा था, इसने कबूतर चोरी किए थे मोहल्ले में और लोगों ने मारा होगा। वी डिडंट बिलीव दिस कि ऐसा हो नहीं सकता कि छोटा बच्चा जो 8 साल का हो कि उसको मोहल्ले वाले इतनी बेदर्दी से मारे। और आपने शायद तस्वीरें देखी होंगी, बहुत जुल्म से, बहुत बेदर्दी से वो बच्चा मारा गया था। उसकी पूरी बॉडी ब्रूस्ड है, बहुत ख़तरनाक तरीके से मारा गया है। तो हमने थोड़ा सा और इंटरव्यू किया उस माँ को और द वे शी आंसर्ड अवर क्वेश्चंस, हमें लगा कि नहीं ये बात सच्ची नहीं है। फिर मोहल्ले के लोगों को हमने गैदर किया, उनको इंटरव्यू किया एंड हमें कन्विक्शन हो गई कि नहीं ये बात इस तरह नहीं है कि छोटा बच्चा जो खुद 7 साल का है कबूतर वो चोरी करे, उसको मोहल्ले वाले इतने बेदर्द हो कि गैर इखलाकी काम करे, गैर इंसानी काम करे कि वो उसको इतनी बेदर्दी से मारे। हमने लेडी पुलिस बुलाई एंड हमने री इंटरव्यू किया, री इंटरोगेट किया और वी कंक्लूडेड कि नहीं इस घर के अंदर ही कोई मसला है। उसके बाद जब हमारी टीम पहुंच गई वहाँ पे और इसको अलहदा हमने इंटरव्यू किया, सो शी एडमिटेड कि हाँ मैंने ही मारा है। और मैं बताते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि उस बच्चे को बहुत बेदर्दी से इसलिए मारा गया कि पहले उनको जहर की दवा, ये जो दवाई होती है वो दे दी गई। सो बच्चे ने थोड़ी टाइम तक उस पर वॉमिट्स किया लेकिन मरा नहीं वो। और फिर उसकी माँ ने उसको डंडों से मारा पूरे बदन पे और स्टिल जब वो मरा नहीं तो उसको सौतेली माँ ने पहले जहर की गोलियां बच्चे को दी और मासूम बच्चे पे फिर तशद्दुद किया और उसकी तशद्दुद ज़्यादा लाश जो है उसकी वीडियोज़ और फोटोज़ हमने देखे हैं। पूरे जिस्म पे उसके जो है वो ज़ाहिर है निशानात मौजूद थे तशद्दुद के। तो फिर किस तरीके से फाइंड आउट किया गया मामला? जब ये असल में लाश, मतलब आपको मैं बताया कि लाश ना बहुत बुरी तरह टॉर्चर हुआ था। अभी जो MLC रिपोर्ट मैंने देखी उसमें मतलब बेदर्दी तो ये है कि उसके सर पे हथौड़ा भी मारा गया है। तो फिर पुलिस को ना उसकी बातों से दवेशी आंसर जो हमारे क्वेश्चंस थे कि सुबह किस टाइम ये निकला, चोरी किसकी की थी, कौन बंदे थे, कबूतर था किसका, सब इंटरव्यू जब हो गए तो हमें कन्विक्शन होगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इसी औरत ने ही इसको कुछ किया हुआ है। अब फिर जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो हमें मिल गए हैं उसी घर से एंड उसने अब एडमिट कर दिया कि बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस उसने मान लिया कि हाँ मैंने बच्चा मार दिया था।
और ख़ुद ही मारा है। और आला कत्ल भी घर से बरामद, हथौड़ा था, हथौड़ा डंडे हमें रिकवर हो गए उससे। और फिर विदाउट एनी क्वेश्चन खुद मान गई कि हाँ, फर्स्ट वर्जन तो वो डिफरेंट दे रही थी, लेकिन जब कन्फ्रंट किया हमने, हमारी जो एविडेंस हमें मिला उसके साथ कन्फ्रंट किया, तो बिल्कुल नहीं, वो सब झूठ निकला। और फिर एडमिट कर गई कि मैंने ही मारा है। उसका सौतेला ये बेटा था, 8 साल का बच्चा था। इनका वालिद जो है वो खुद मजदूर है। अब हमने इसकी जो ओरिजिनल फैमिली, जो सगी माँ है, उनको कॉन्टेक्ट किया। जुर्म और सज़ा के लिए फैसलाबाद से मैं हूँ हमाद अहमद, और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक अंधे कत्ल की, जो 17 साल पहले एक मुलज़म जिसने एक शख्स को कत्ल किया था, उसकी जेल की रिहाई के बाद 17 साल बाद उसको कत्ल किया गया था, लेकिन ये एक अंधे कत्ल के तौर पर सामने आया था। और इस हवाले से जो मुकदमा था जो वर्सा की जानब से, वो भी नामालूम मुलज़मान के ख़िलाफ़ दर्ज करवाया गया था, लेकिन पुलिस ने इंतहाई कलील मुद्दत में सिर्फ 12 घंटे के वक्त में इस अंधे कत्ल को ट्रेस कर लिया। मेरे साथ इस मुकदमा के मदई जो हैं थाना पीपल्स कॉलोनी के, वो मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब। इनसे मज़ीद इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ये एक अंधे कत्ल के तौर पर वाक़या सामने आया था, क्या इसके महरक़ात थे इस कत्ल के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 3 और 4 की दरमियानी रात हमें रेस्क्यू 15 पे एक ना कॉल मसूल होती है। जो राहगीर है वो कॉल कर रहा है कि किसी नामालूम को एक कस ने जो है ना बज़रिया फ़ायर मज़रूब किया है, और वो इधर जो है ना मज़रूबी हालत में पड़ा हुआ है। फौरी तौर पर मैं SHO साहब, DSP साहब, SP साहब मौके पे पहुँचे हैं। वहाँ पे जाके चेक किया है तो बंदा बज़रिया 1122 क्योंकि मज़रूबी हालत में था, उसको शिफ्ट किया है सिविल हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल जाते हुए जब उधर पहुँचा है वो एक्सपायर हो गया है। तो मौजूद जो नज़दीक मौजूद CCTV फुटेजेस हैं उनमें से चेक किया है तो हमें पता चला है कि एक बंदा टोपी पहन के रोड पे जा रहा है, और नामालूम जो है ना वो रोड क्रॉस करके आया, और उसने उसको बज़रिया फ़ायर ना 7-8 फायर किए और उसको मज़रूब कर दिया है, जिसकी वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ है। डेड बॉडी क्योंकि नामालूम थी, इसको मार्ची सेंटर में फॉर फर्दर प्रोसीडिंग जो है ना वो सबमिट करवाया है। तो इसको बज़रिया सोशल मीडिया इसका इश्तिहार शरोग का जारी किया है, और उसको जो जेल से रहाशुदा मुलज़मान होते हैं उनसे भी आइडेंटिफाई करवाया गया है। नेक्स्ट डे हमें पता चला है कि ये बंदा, इसका जो नाम है, जो नामालूम था, वो ईद खां उर्फ़ ईदू के नाम पे ये सामने आया, जो कि 425 गाँव पे ये तांदलियाँ वाला का रहायशी था। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन ये मिली कि ये 2024 में सज़ाए मौत काट के 17 साल बाद रिहा हो के वापस आया था। अच्छा, इसने पहला जो कत्ल वो इसने कत्ल जिसमें ये जेल में था वो 2007 में किया था? यस, वो 2007 में थाना सदर फैसलाबाद में किया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही जेल से मसूल हुई है तो हमने इसके वर्सा, क्योंकि वहाँ से इसका नाम वल्दियत पता चल गई है, इसकी वर्सा की तलाश किया है। तो इसका भाई है जो ज़मान, वो आया, उसने एप्लीकेशन दिया नामालूम मुलज़मान के ख़िलाफ़। तो जब हमने वो पहले ही कत्ल को थोड़ा सा लेके चले हैं तो हमारे जो प्राइम सस्पेक्ट बने हैं वो ही मुद्दई थे जो पहले जिनका वालिद इन्होंने मर्डर किया था। तो उनमें से ये जो मुलज़म आपके सामने है अभी, जो मरकज़ी मुलज़म है, जब इसको हमने राउंड अप किया है तो जो इसने जूता पहना हुआ था ये वही है जो CCTV फुटेज में बंदा फायर कर रहा है ना, उसने जूता पहना हुआ था। तो ऐसी रिजेम्बलेंस को लेके जब वो चेन से चेन मिला के आगे चले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना वो ट्रेस आउट हो गया है। अच्छा, इसमें आपने को एक तो ये चीज़ सामने आई कि वो कत्ल के मुकदमे में जेल में था, और जिस शख्स का कत्ल किया था उसकी फैमिली को आपने उसको सामने रखा और तफ्तीश उस रुख पे ले गए। फिर आपको जो क्लू मिला वो एक जूते से मिला। हाँ जी, इसने वही चप्पल पहनी हुई थी जो उस वक्त CCTV में जो यानी क्राइम सीन पे हमें नज़र आई है CCTV में। मेन क्लू वही था जिससे ये लेके चले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेस आउट हुआ है। अच्छा, एक तो ये मरकज़ी मुलज़म था, इसके साथी कितने थे? इसके हमरा 2 गस और साथी थे। एक बंदे ने जो है ना वो मौके पे इसको जो है वो वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो जो सप्लाई किया है या मौके पे दिया है, और जो सेकंड है वो भी फायरर है, उसकी जो है मज़ीद सर्च जारी है। इंशाल्लाह जैसे ही उसको राउंड अप करते हैं उसकी भी मुलज़म से भी जानते हैं कि इसने ये कत्ल जो दुश्मनी की बिना पर किया है, क्या रंजिश रखी हुई थी, आप ज़रा इनसे तफ्तीश करेंगे? हाँ जी, बताएं जी क्या मामला है, क्यों मर्डर किया आपने? उसने मेरे वालिद साहब को कत्ल किया था। कितनी देर पहले? सन 2007 में। तो अभी आपके ज़हन में ऐसी क्या बात आई जो आपने सोचा कि अभी उसने सज़ा भी 17 साल काट ली है, अब उसको आपने मारने का सोचा या प्लान किया?
हमारी उनसे सुलह की बात हो गई थी, लेकिन हमने उसको बोला था इधर ना आए, लेकिन 1-2 मंथ वो इधर नहीं आया। उसके बाद आया, उसके पास चाकू और गुब्बारी होती थी। उसने 2-3 बारी मैं बर्फ़ लेने जाता था, उसने हमला करने की कोशिश की। इसकी वजह से उसके घर बताया था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। आपको अब रिहाई के बाद आपको भी तंग कर रहा था? हाँ जी, हमको भी तंग कर रहा था। ये इंतहाई कदम उठाने से पहले आपने जो कानून का दरवाज़ा है वो क्यों नहीं खटखटाया? सर हमने दरख्वास्त दी थी। किस थाने में? सदर में। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद ऐसा वकूआ हो गया। अच्छा, आपको इतना गुस्सा आ गया, इसकी जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें नज़र आ रहा है आपने उस पर पहले एक गोली चलाई, फिर दूसरी चलाई, वो अपने आप को बचाने के लिए वो भाग रहा है उस फुटेज में, तो आपको फिर भी ये ख्याल नहीं आया कि अब इसको ज़ख्मी कर दिया, छोड़ दूँ? सर तरस आया था, लेकिन उसको ये था कि हमें मामलात के दोबारा दुकान पे या साथ ही है ना दुकान के घर इनका, कि हमें पता नहीं था। इसके घर वालों ने कहा था आपके साथ जो भी हो गया फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं इसके, इस वजह से। अच्छा, इस केस में जो दूसरा मुलज़म गिरफ़्तार हुआ है वो कुव्वते समात और गवाही से महरूम है, तो ये इनका क्या किरदार था? ये दोनों जब मौके पे आए हैं ना, तो क्योंकि वो आपने ऑलरेडी बता दिया है कि वो जो बंदा है ना वो स्टेबल नहीं है फिज़िकली, तो पिस्टल जो है ना वो कैरी करके लेके आया मौके पे। तो जैसे ही इनको बंदा नज़र आया, उसने इशारा कर दिया कि ये बंदा खड़ा है जो हमारा टारगेट है, उसने पिस्टल निकाल के दिया है, तो इसने पिस्टल लेके उससे फायर कर दिया, जिससे ये अल्टीमेटली इसकी डेथ हुई है। इस केस में जो 2 मरकज़ी मुलज़म हैं उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और रिमांड पर पुलिस के पास हैं। इसके अलावा जो है एक ख़ातून का भी नाम लिया जा रहा है। मज़ीद इस केस में आगे क्या तहकीकात हो रही हैं, क्या तफ्तीश हो रही है, केस किस तरफ आगे बढ़ रहा है, इस हवाले से हम SHO मदीना टाउन से भी बात करेंगे। इस केस में तफ्तीश का अमल किस स्टेज पर पहुंचा है, इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ थाना पीपल्स कॉलोनी के SHO राना मगफूर मौजूद हैं। सर, एक अंधे कत्ल के तौर पर ये केस सामने आया था, इस वक्त क्या सूरत हाल है, तफ्तीश का अमल किस पॉइंट पर है? अस्सलाम वालेकुम जी, ये सही कहा आपने। ये अंधे कत्ल और अंधा कत्ल भी इस जगह के जो रोड है बहुत मसरूफ़ रोड है, बड़ी मेन रोड है स्तियाना रोड, और जहाँ जो इसका इंसिडेंट प्लेस है उसके इर्द गिर्द बहुत रश वाली जगह है, कोई कैफ़े है, पेट्रोल पंप है, फार्मेसीज़ हैं, यानी बड़ा मसरूफ़ एरिया है। तो उस लिहाज से जब इसका ये केस रिपोर्ट हुआ है तो फ़ौरन ही CPO साहब ने इसका फ़ौरन नोटिस लिया कि ये इसको लाजमी हर सूरत कम से कम वक्त में इसको ट्रेस करें। तो हमने जब इसमें मतलब कि वहाँ पे प्रोब इन किया है तो शुरू में तो हमें मकतूल की कोई शनाख्त नहीं मिल रही थी, हमें नहीं पता चल रहा था कि मकतूल कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, ना ही कोई बंदा उसका दावेदार आ रहा था। फिर हमने जो कत्ल का एक मॉडस ऑपरेंडाई होता है उसके हिसाब से इसको इंटरोगेट करना स्टार्ट किया है कि ये कत्ल, उसमें देखा जाता है कि कत्ल डाकू उसको मार देते हैं किसी बंदे को डकैती के लिए, वारदात के लिए, एक कत्ल गैरत के नाम पे किया जाता है, एक कत्ल दुश्मनी में किया जाता है। अब इसका जो सारा पैटर्न था वो नज़र आ रहा था कि ये दुश्मनी के चक्कर में ये कत्ल हुआ है। जैसे वो कातिल ने आके उसको गोलियां मारी हैं, उसने उसको 9 फायर किए हैं, यानी उसमें पूरा गुस्सा था और उसका पूरा इरादा था कि मैं आज इसकी जान लेके ही जाऊंगा। वो उसको ना तो डराने आया था ना ज़ख्मी करने आया था, बल्कि वो उसको कत्ल करने की नीयत से आया था। फिर हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में पहले तो बंदे की शनाख्त करने की कोशिश की, उसके जो भी तरीक़ेकार होते हैं हमने उसके कोई इश्तिहार शोरों होगा छपवाए, उनको शेयर्स किया, मुख्तलिफ जो ऑफिशियल और जो ये प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं उनमें शेयर किया। फिर हमने अपने जो पर्सनल सोर्सेज होते हैं उनको एक्टिवेट किया। तो हमें इस बंदे का मकतूल की शनाख्त हुई कि ये ईदू नाम का बंदा था जिसने 2007 में एक मर्डर किया था और कोई 17-18 साल से ये जेल में था, ये पिछले साल बाहर आया है। तो फिर हमने पता किया कि इसने जिनका मर्डर किया था सबसे प्राइम जो सस्पेक्ट हैं वही बनते हैं, उनके पास सबसे जो वैलिड रीज़न मौजूद है इसको मर्डर करने की या अपना बदला लेने की। उसी एस्पेक्ट में फिर हमने जो मकतूल था उस वक्त 2007 में, अकबर नाम का बंदा, हमने उसका पता करवाया तो पता चला कि उसकी भी औलाद अब जवान है, उसके बच्चे हैं जो कि अब जवान है, 20+ हैं। तो हमने उसके बच्चों को उठाया, उनको इंटेरोगेट किया, तो उसमें जो फिर अली अकबर है उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ जी मैंने ही मर्डर किया है, क्योंकि इसने 2007 में हमारे बाप को मर्डर किया था। तो अभी मर्डर करने की आप अब सोचेंगे कि 2007 में उसको मर्डर किया, 17-18 साल उसने सज़ा भी काट ली, तो इतनी देर तक किसी बंदे में गुस्सा कैसे रह सकता है।
तो ये अभी वजह ये बनी, जब हमने इसको इंटरोगेट किया है तो इस अली अकबर ने बताया कि ये वापस आने के बाद दोबारा उन्हीं हरकतों पे शुरू हो गया था। मतलब ये फिर से हमें डराता था, दुकान पे आके हमसे पैसे डिमांड करता था, ब्लैकमेल करता था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने फिर, जैसे हमारा सोशल सिस्टम है कि हमें जब किसी से एक खातून का नाम भी सामने आ रहा था कि इस केस में किसी खातून की इन्वॉल्वमेंट भी है और वो रिश्तेदार है जो अभी मकतूल जो कत्ल हुआ है बंदा। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था कि हमारा जैसे सोशल सिस्टम होता है ना कि अगर मुझसे किसी को शिकायत होगी तो लोग मेरे घर वालों से जाके मेरी कंप्लेन करेंगे, मेरे बड़ों से। तो ये जो कातिल है अभी सरदस्त अली अकबर, इसने भी जो मकतूल था ईदू, उसके घर वालों से, उसके घर वालों में एक उसकी बहन है और एक उसका भाई है। वालिद उसका है नहीं और वालदा भी इतनी ज़ईफ़ है कि उसको कुछ समझ नहीं आती। इसने जब उनके घर वालों से बात की उसकी बहन से कि एक तो इसने पहले हमारे बाप को कत्ल कर दिया था, अब ये वापस आके फिर दोबारा हमें धमकियां लगा रहा है, हमसे पैसे मांग रहा है। तो उसकी बहन ने भी आगे से, जैसे हम कहते हैं कि जी वो बच्चा हमारे कहने में नहीं है, आपसे जो होता है आप कर लें, आप खुद ही उससे निमट लें। इसकी बहन ने भी इनको आगे से सेम यही रिप्लाई किया कि वो हमारे कहने कार में भी नहीं है, बल्कि वो तो हमें भी तंग कर रहा है, तो आप उसको मारना चाहते हैं तो मार दें। यानी वो इस हद तक उसकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। इससे फिर हमें ये बात सामने आ रही है कि उसको पता था कि मेरे भाई को इन लोगों ने कत्ल करना है, या जब वो कत्ल हो गया तो उसके कातिल कौन है। फिर जब हमने इसके जो तलाश शुरू की है, इसकी हमें आइडेंटिफिकेशन हो गई, तो इसका भाई जो मुदई बना ज़मान, उसके साथ उसकी बहन भी आई। वो थाने में मौजूद थी और उसको उस वक्त पता था कि इसके मर्डर कौन है। तो हमने उनसे बहुत पूछा, मीनवाइल उसके मर्डरर्स को तलाश कर रहे थे, तो अल्लाह की रहमत से वो पकड़े भी गए विदिन 12 आवर्स। तो लेकिन उस औरत ने हमें बिल्कुल नहीं बताया कि ये फ़लाँ बंदे हो सकते हैं। यानी अगर वो इसमें पॉजिटिव किरदार अदा करती और एक अच्छा शहरी होने के नाते वो बता सकती थी कि जी अब मुलजमान पकड़े गए हैं और आगे जो प्रोसेस होने जा रहा है, अब तक की तफ्तीश का अमल आपका मुकम्मल हो गया? नहीं जी, वो चल रहा है अभी तो जस्ट उसकी जो इनिशियल स्टेजेस हैं वो पूरी हुई हैं। आगे अब ये चलेगा। अब मुलजमान का हम फ़िज़िकल रिमांड हासिल करेंगे, उसमें फिर जितने भी रिलेटिव लोग हैं, जितने भी उसमें कंसर्न हैं या किसी तरह से भी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें रिलेट करते हैं, उन सबको इंशाल्लाह ताला हम इसकी कंप्लीट पूरी इसकी जो भी पुलिस ने इंतहाई कलील मुद्दत में इस अंधे कत्ल को ना सिर्फ ट्रेस कर लिया है, बल्कि इस लेट करते तमाम मुलजमान को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और इस वक्त जो तफ्तीश का अमल जारी है, जिसको मुकम्मल करके चालान अदालत में मरतब किया जाएगा। जी, प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए मुल्तान से मैं हूँ जौज़त नदीम। आज हम आपको एक ऐसे केस की तरफ ले जाना चाहते हैं जो कि शहर में होने वाले तरक्याती मंसूबों पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। मुल्तान में होने वाले जो तरक्याती मंसूबे हैं, उनकी जो ज़मीन खरीदी जाती है, उस हवाले से एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा किया जा रहा है। इसी तरह से एक मुल्तान की सरकारी कॉलोनी है जिसका नाम है फातिमा जिन्ना कॉलोनी, उसके मुतासरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से। यहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनसे जानते हैं कि उनका क्या मसला है। असां 70 साल तो इत्थे रहने आए, साकू MB वाले तंग करे ने, साडे निके निके बाल हैं, असां कित्था वञूं, साडा घर खसे ने, असां क्या कर सकते हैं। साकू अपना घर मिलिया वञे, असां अपने बच्चों को कित्था रोलूं। ओ जनाब गाल है कि असां सन 53 तो इत्थे रहंदे पे हैं, ते MD वालियां ने एक बनाई आई अपनी कलोनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਦੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਕਿਤਨੇ 10-11 ਘਰ हैं ਸਾਡੇ। ये फातिमा जिन्ना कॉलोनी बनी है हमारे एरिया में। इसमें 8 कनाल पे मुहित हमारे रिहायशी मकानात हैं। 1953 से हम लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। 2007 से हम लोग धक्के खा रहे हैं अपने रिहायशी मकानात को। MDA ने जो एक्वायर किए हैं उनको निकलवाने के लिए 200 अफराद हैं हम लोग। हम कहाँ जाएंगे? MDA वाले कहते हैं आपका मुआवजा बना हुआ है, लेकिन वो मुआवजा हमने वसूल नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही कम मुआवजा दे रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि घर वालों से घर छीन कर प्लाटों की सूरत में देना कहाँ का इंसाफ है? हम मरियम बीबी से अपील करते हैं कि वो लोगों के बहुत काम करवा रही हैं, जनूबी पंजाब के लिए बहुत काम कर रही हैं, लेकिन हम मुल्तान सिटी में रहते हुए इंसाफ से महरूम हैं। खुदारा हमारे घर MDA से बचवाए जाएं।
आपने मुतासरीन की रुदात तो सुन ली, अब आपको ले चलते हैं मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल राना तस्लीम अहमद के पास, जिनसे जानते हैं कि इस पर उनका क्या मौक़िफ़ है। जी, ये ताज बीबी का केस एक पुराना केस है। इसी तरह का एक केस और भी था, एक ख़ातून थी नसीम बीबी, उनको भी MDA ने उनका केस गवर्नमेंट को भेजा था और उनकी ज़मीन के बदले उन्हें 1 कनाल की ज़मीन फातमा जिन्ना टाउन के अंदर मिली थी। इनका केस भी उन्हीं के आइडेंटिकल है कि इनके भी 6 कनाल जो ज़मीन है, मेरी याददाश्त के मुताबिक 6 कनाल ज़मीन है इनकी, और उसके बदले में उन्हें 1 कनाल की ज़मीन मिलनी है। लेकिन उनकी फरमाइश ये है कि ये 2 कनाल दिए जाएँ, जबकि हमारे पास जो पिछली प्रेसिडेंट है नसीम बीबी वाली, उसमें हम उन्हें 1 कनाल की कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम आपको, क्योंकि नसीम बीबी को हम 1 कनाल ही दे सके थे, तो आपसे भी गुजारिश यही है कि आप भी इस 1 कनाल पे तैनात करें, मेहरबानी करें। अगर ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं वो, हम 2 कनाल का केस भी भेज देते हैं, लेकिन वो जब ये देखेंगे कि पहले तो 1 कनाल दिया गया है और ये अब ये 2 कनाल की डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे नहीं तवक्को कि इनका 2 कनाल का केस भी कोई मंजूर होगा। तो अगर 1 कनाल पे ये एग्री होते हैं, कोई एफिडेविट देते हैं, किसी बात पे आते हैं, तो हम अभी फ़ौरन इनका केस भेज देते हैं, वरना फिर अब 2 कनाल का भेजेंगे तो मोस्ट प्रॉबेबली ये वो केस तो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उनकी तरफ से एलिगेशंस भी हैं कि MDA के जो कुछ कारिंदे हैं, एजेंट्स हैं एंड प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनको हरास भी कर रहे हैं आके कि दरगाह छोड़। वो आके बराए करम हमारे पास बताएं, हमने तो किसी को इजाज़त नहीं दी कि वो जाके MDA के ब्याह पे हरास करे, लोगों को वहाँ से उठाने की धमकियाँ दे। जो भी हैं ऐसे बराए करम हमें बताएं कौन हमारे नाम पे उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि हमारी तरफ से किसी को इजाज़त नहीं है कि वो जाके वहाँ पे कोई MDA की तरफ से किसी का कोई पैगाम दे कि जनाब ये जगह खाली करें। बल्कि आपके तवज्जुह से मैं उन्हें कहूँगा कि आके मुझे बताएं कि किसने आके उन्हें कहा है कि जी कौन से प्रॉपर्टी डीलर हैं ऐसे जो जाके उन्हें कहते हैं कि जी ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। सर, हमने कल विज़िट किया तो उन्होंने हमें दिखाया कि उनकी कुछ दीवारें थी, कच्ची दीवारें। जी जी। उनके वॉशरूम्स बने हुए थे बिल्कुल रोड के साथ, वो आके उन्होंने गिराने की कोशिश की है और उनकी वॉशरूम्स की दीवारें भी गिरी। हमारे पास फुटेज भी मौजूद है, अगर आप उस हवाले से। देखिए, मैं तो ऑफ हैंड तो आपको नहीं बता सकूँगा कि वो कौन से कोई ऑपरेशन में बनी। क्या ये बता सकते हैं कि वो हमारी जो फातमा जिन्ना टाउन की दीवारें तोड़ के तो नहीं कहीं पे वॉशरूम बनाए गए थे? नहीं, वो रोड की मेरे ख्याल थोड़ा सा पीछे है, ज़मीन के अंदर। नहीं, ज़मीन में तो डेफिनेटली हैं, लेकिन जो हमारी जो बाउंड्री वॉल है फातमा जिन्ना टाउन की, जो बाउंड्री वॉल है, क्या उस दीवार को तोड़ के तो नहीं कोई चीज़ बनाई गई हुई थी? नहीं, बाउंड्री वॉल से नहीं, बिल्कुल अंदर जाके है काफ़ी, और बाउंड्री वॉल को टच भी नहीं कर दीजिएगा। लेकिन ज़ाहिर है वो आपको टेक्निकल ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, लेकिन हमने जो कल देखा उसमें यही था कि उनको बाकायदा जो हरास कर रहे थे, कि वो MDA के थे, उन्होंने एलेज किया है एक बार, और वो बार मुझे चेक कर लेने दीजिए, मुझे चेक कर लेने दीजिए, क्योंकि हमारी तरफ से जो ऑपरेशन होता है वो जो दीवार के साथ हमारी दीवार को तोड़ के अगर किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन की हुई है उसके ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं, या कोई नई कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है हमारी इजाज़त के बगैर, तो उसके ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर कोई पुरानी पहले से कच्ची आबादी बनी हुई है और वो चली आ रही है तो उसके ख़िलाफ़ आम तौर पे हम कोई एक्शन नहीं लेते। डायरेक्टर जनरल मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुतासरीन के सिर्फ 6 कनाल 10 मरले ज़मीन का मामला है, जबकि मुतासरीन ये कहते हैं कि उनकी मलकियत पुरानी है और 8 कनाल पर मुहित है। उनका ये कहना है कि इस घर में रहने वाले 200 से ज़ायद अफराद जो हैं वो बेज़मीन हो जाएंगे अगर उनको उनके घर से ज़बरदस्ती जो है वो बेदखल किया गया। अगर हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर इस बात का नोटिस ना लिया तो यहाँ पर रहने वाले 150 ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो सड़क पर आ जाएंगे। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब इस बात का फ़ौरी नोटिस लें और मुतासरीन की फातमा जिन्ना कॉलोनी में मौजूद ज़मीन की मलकियत का हक़ उनसे ना छीना जाए। तो इस वक्त मेरे जो अकब में आप देख रहे हैं ये एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर से जो है वो ज़िला लसबेला के सदर मुकाम मुथल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस ट्रैक्टर का जो अपने ही नौयत का एक अहम वाक़या है कि इसमें 9 मन चर्च जो है वो पुलिस ने बरामद की है। यहाँ के SHO अब्दुल जलील सुमरो ने जो है वो यहाँ पे कार्रवाई की है और जो हिदायत हैं वो SSP लसबेला की जो हिदायत है, आतिफ अमीर की जो हिदायत के मुताबिक उन्होंने काम किया है। और यहाँ पर इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ एक ट्रैक्टर पे के पास मौजूद हूँ। ये आप हमारे साथ एक पुलिस एहलकार भी मौजूद है। ये बताइएगा सर कि किस तरीके से यहाँ पे छुपाई गई है, कहाँ पे किन खानों में छुपाई गई थी?
अच्छा, तो एक ये 3 खाने ये छुपाई गई थी अंदर, और ऊपर की तरफ से भी है कुछ इस तरह? नीचे। अच्छा, नीचे से ही है। ये पूरी 9 मन चर्च जो है यहाँ पे। ये पुलिस एहलकार भी हमारे साथ मौजूद थे, तो उनका कहना था कि यहाँ पर जो है इस ट्रैक्टर में जो है वो 9 मन चर्च खुफिया खानों में छुपाई गई थी। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये खुफिया खाने जो हैं ये बने हुए हैं। और हमने आपसे मुलजिम से भी बात की और मुलजिम से भी इस हवाले से बात की, तो उन्होंने बताया कि जो है वो इस ट्रैक्टर के जो सामने जो 9 मन चर्च उसने छुपाई थी और वो पुलिस ने उसके सामने बरामद की है। तो यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि पुलिस की एक अपनी कार्रवाई है, अपनी नौयत की अहम कार्रवाई है जो कि इस वक्त सामने आई है, और यहाँ पर 9 मन चर्च जो है वो बरामद की गई है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला लसबेला के ज़िला हेडक्वार्टर शहर उथल में, और यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि शहर उथल में जो है एक वो वारदात रोनुमा हुई है, जहाँ पे इस वक्त मेरे साथ एक मुलजिम भी मौजूद है, जिसे SHO उथल जो है अब्दुल जलील सुमरो ने जो है अपनी कार्रवाई को मुस्बत बनाते हुए उनको गिरफ्तार किया है। इस मुलजिम से जो है वो तकरीबन 9 मन जो है वो चर्च निकली है, एक ट्रैक्टर में जो है वो खुफिया खानों में छुपाई गई थी। इस वक्त ट्रैक्टर भी मौजूद है, हम आपको कुछ देर में उसके विजुअल भी दिखाएंगे, जबकि इसके साथ साथ जो है वो मुलजिम से भी बात करते हैं कि इस हवाले से मुलजिम क्या कहता है कि कहाँ कहाँ उसने छुपाए थे और कहाँ लेके जाने का उसका इरादा था। ये बताना भाई कि नाम क्या है तुम्हारा? नाम मेरा रहीम। हाँ, रहीम। ये किधर लेके जा रहे थे? ये चर्च वगैरह क्या कर रहे थे? क्या मामला क्या है ये सर मेरे को पता नहीं था, मेरे को उसने मुंशी इसका ना उसने भेजा था। अच्छा। बोला इसमें सुपारी है, सफीना है। अच्छा। मेरे को बोला वर्ड स्टार पे ले जाएंगे। अच्छा, तो ये पता है ना कि सफीना भी तो स्मगल वाली होती है। तो ये ट्रैक्टर किसका है? ट्रैक्टर का मालिक का मेरे को पता नहीं सर। तो ये कैसे पता है? मतलब तुम ड्राइवर? मुंशी को पता होगा ना किसका ट्रैक्टर है सर। तो मुंशी को तुम क्या कर रहे थे फिर? हाँ? तुम क्या कर रहे थे ट्रैक्टर के साथ? मैं तो इधर से ही लेके गया ना। अच्छा, इधर से लेकर गए हो ना। एक चीज बंदा लेता है तो पता है ना उसके अंदर क्या होता है। वो तो बंद पड़े थे, मैंने नहीं देखा सर। अच्छा, गाड़ी बंद पड़ी, तुमने देखा नहीं कि उसके खुफिया खानों में क्या है? ये मेरे को मालूम नहीं था सर। सही। तो अभी क्या निकला है तुम्हारे ट्रैक्टर के सामने से? सामान निकाला है ना पुलिस ने? क्या निकाला है? चर्च निकाला। कितना निकाला है? ये मेरे को मालूम नहीं कितना निकाला कितना नहीं निकाला। तुम्हारे सामने तो चर्च निकली है ना? निकली है, तुम्हारे आंखों के सामने निकली है। खुफिया खानों से ट्रैक्टर भी तुम ही चला रहे थे? ट्रैक्टर मैं चला रहा था। 23 साल की बलूचिस्तान की सबसे बड़ी कार्रवाई हमने की। हमने तकरीबन 380 kg जो है वो आला क्वालिटी की जो है वो चर्च जो है वो बरामद की, जो कि स्मगल होके कराची जा रही थी, जिससे तकरीबन 380 से ज़्यादा ख़ानदान जो थे वो उनके बच्चे तबाह होने थे। तो उस पर हमारी जो है वो CIA उथल ने, DSP साहब ने, SHO उथल ने बड़ी अच्छी कार्रवाई करते हुए हमने वो भी गैंग जो है वो उसको बस्ट किया है। और तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस महीने की हमारी सबसे बड़ी 2 कार्रवाई। अच्छा सर, इसमें बताइएगा कि ये जो लास्ट चर्च रिकवर हुई है, इसमें कितने मुल्जिमान पकड़े गए और ये किस तरीके से ट्रैक्टर में ये छुपाई गई थी, तो इसके हवाले से बताएं। देखें जी, इसमें अभी तो हमने एक मेन मुलजिम जो है वो उसका अरेस्ट कर लिया है, बाकी टेक्निकल काम किया है। आज भी उसकी टेक्निकल डिटेल्स मैंने DSP और SHO साहब से शेयर की हैं। उसमें 2 लोगों का नाम हमें मजीद आया है जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं, लेकिन उनमें फैसिलिटेटर्स में भी लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो ज़्यादातर मस्तूम और कोयटा के लोग हैं जो ये नेटवर्क चलाते हैं। इस पे हम इंफॉर्मेशन पे हमने काम किया। तो ट्रैक्टर के अंदर एक कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, कंपार्टमेंट उनको वेल्ड किया गया था और उसके अंदर छुपाई गई थी, और ऊपर से जो ट्रैक्टर की ट्रॉली थी वो बिल्कुल खाली थी। तो एक नॉर्मल निगाह के साथ आप उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या चीज़ छुपाई गई है। तो ये हमारी जो टीम के अंदर लोग हैं, हमारे जो CIA के लोग हैं, वो बड़े वेल इसमें एक्सपर्ट हैं, और वो एक निगाह से जो हम इस तरह की चीज़ पहचान लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये कार्रवाई मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानब से पंजाब भर में नजायज़ काबदीन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। इस सिलसिला में कमालिया समेत दीगर इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कार्रवाइयों की निगरानी डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद नईम सिंधु कर रहे हैं। इस बारे में जब हमने महकमा रेवेन्यू के हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि हम 90 करोड़ से ज़ायद की कमर्शियल और ज़रई अराज़ी को वागज़ार करवा चुके हैं, और इसके साथ साथ 50 के करीब कमालिया समेत मुख्तलिफ थानों में FIR का अंदराज भी करवा चुके हैं। इनका ये भी कहना था कि इस खाली होने वाली अराज़ी पर स्पोर्ट्स के ग्राउंड और दीगर जो हुकूमत की जानिब से हदायत मसूल होंगी उसके मुताबिक तामीरात की जाएगी। दूसरी जानब मुतासरा इलाकों के मकीनों ने एहतजाज किया, जिनमें ख़वातीन, बच्चे
सब बुज़ुर्ग शामिल थे। उनका ये कहना था कि हम अरसा दराज से इस जगह पर रह रहे हैं, हमने बड़ी मुश्किल से इन घरों को तमीर किया था, अब हमारे इन घरों को गिरा दिया गया है। हम रोज़ाना मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। हुकूमत एक तरफ तो अरबों रुपए आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च कर रही है, तो इस पर हमारे बारे में भी कोई नज़रसानी की जाए और हमें इसके मुतबादल जगह फराहम की जाए। इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहा है इसकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़कार साबर साहब कर रहे हैं, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं। आइए इनसे जानते हैं अब तक ये कितने अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर चुके हैं। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टोबा टेक सिंह का डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें कोई कमोबेश 70% स्टेट लैंड है और यहाँ की ये पोजीशन है कि काफ़ी अरसे से यहाँ कब्ज़ा माफ़ी कराई था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मुसलसल हिदायत और चीफ मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शंस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हमारे डिप्टी कमिश्नर टाइम सिद्धू साहब की हिदायत के मुताबिक बिला तफरीक हमने ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। तो इलीगल गवर्नमेंट नाजायज़ काबजीन और इनक्रोचर के खिलाफ सख्त हम कार्रवाई कर रहे हैं बिला तफरीक। और डेली जो है हम कोई मतलब 7 से 8 एकड़ रकबा जो है वो वागजार करवा रहे हैं। और ये काफ़ी अरसे से कब्ज़ा माफी कराई था। पीछे कुछ और लोग होते थे, आगे कुछ सादा लोगों को वो सामने बिठा देते थे, उनको इस्तेमाल करते थे। जब वो मकान कोई तमीर कर लेते थे फिर उनको अगले मिशन पर भेज देते थे और फिर अगले ये टारगेट पर ये इस तरह काम करते थे। मुसलसल काफ़ी इस तरह अरबों रुपए का जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अरबों रुपए से ये महरूम कर रहे थे। तो बिला तफरीक हमने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और इंशाल्लाह जल्दी जो है पूरा जो है डिस्ट्रिक्ट जो है हम इनक्रोचर से इलीगल ऑक्यूपेंट से वागजार कर लेंगे और उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं जो इस धंधे में मुलविस हैं, जो सादा लोगों को आगे इस्तेमाल करते हैं और खुद लाखों रुपए ये कमाते हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी बस्ती में मौजूद हूँ जहाँ पर रहायशी मकानात को गिराया जा रहा है और इन्हें कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर ये यहाँ से अपना सामान लेकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएं। इस वक्त मेरे साथ मर्दों ख़वातीन मुतासरीन मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इनको क्या पहले से इतला दी गई थी और ये अपना मौक़िफ़ क्या बताते हैं कि इन्हें क्यों यहाँ से उठाया जा रहा है। इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी भाई बताइएगा। हाँ जी जनाब, सानू 20 तो 22 साल हो गए बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे आ मेहनत मुस्तक्का करते हैं तो अपना घर चलाते हैं। उसके बाद में छोटे छोटे कच्चे मकान बनाए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किधर ले जाइए। बीबी मरीम नमाज की सानू मदद चाहिए। ये कह नहीं रहे कि आपको इसके मुतबादल कहीं जगह देते हैं या इस तरह कोई? हाँ जी, इसके मुताबिक कोई जगह नहीं कहते, उठा लो सामान आता है। जी आप बताइएगा, आपका भी मकान गिराया गया है? हाँ जी हमारे गिराया गया है। तो वो कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ तुम लोग। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि हमें कोई मदद की जाए, हमारी मेहरबानी है सबकी। आप कितनी देर से इधर हैं? हमें हो गए 1-2 साल हो गए यहाँ पर इस जगह पे रहते हुए। तो आपने ये जगह किसी से खरीदी थी या किस तरह ये जगह? हम ऐसे ही बैठे हैं बस, अपना मसलन के बाल बच्चे लेकर यहाँ पर बनाया है। कच्चे मकान है हमारे, हम मजदूरी करते हैं। जी खाला जी आप बताइएगा, आपका भी मकान गिराया गया है? मकान गिराए गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी जगह नहीं है। बच्चे छोटे छोटे लेके बैठे हैं, 20 साल हो गए इतने बैठे हैं। जी मेहरबानी है सन जगह दे। इन्होंने बताया था कि आप यहाँ खाली कर दें या कुछ बताया? नहीं जी, पहले बताया था जी सारी जगह है भी नहीं ऐसा, किधर से गरीब बंदे हैं, छोटे छोटे बच्चे ने बारिश तो लगी किधर लाके छोटे छोटे। जी खाला जी आप बताइएगा। साल हो गए साढ़े इतने बैठे भाई जी, ते साडा समान गिर गया, हूँ असी कितने जाइए। बच्चे साढ़े छोटे छोटे तो बारिशें लगी हैं, हूँ सानू दिन चल जाओ, हूँ असी कितने जाए, साड़ी तो है ही नहीं कोई। हूँ असी कितने जाइए ना, सानू बहन दिन भी और तुहाडी जगह इतने बैठ जाओ। बच्चियां 6 बच्चियां एक करने वाला वो भाई फाज नहीं है, क्यों कहाँ जाऊँ। असी तो मजदूरी करने वाले हैं भाई, हूँ कितने जाइए। इस वक्त मैं एक और मुतासरा खतून के साथ मौजूद हूँ जिसका मकान गिराया गया है। आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ और इस बारे में इनका क्या मौक़िफ़ है। जी खाली बताइए। जी असी लोगों के घर मजदूरी करते हैं, हुण भी असी पोचियां झाड़ू ला के आई हैं। सानू नलका आमदा पीरमल वालियां ने अमदादा दे के नलका लवा के दिता, साडे घर तो पानी भी नहीं है, कच्ची जुगियां ने वो भी नहीं सानू तो रहन देंदे। असी हुण भी लोगों के घर चों काम करके आई हैं। साडा कोई सोचो, असी तो बहुत ज्यादा गरीब लोग आ, साडे घर तो रोटी भी नहीं पकदी एक डंग दी।
ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਕੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ? ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਰੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰ 'ਚ, ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਆ। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, चौधरी मोहम्मद नईम सिंधु जिला भर के तमाम इलाकों में जाकर अपनी निगरानी में सरकारी अराजी को वागजार करवा रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ ऑपरेशन जारी है, इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद भी है। आइए इनसे जानते हैं कि इस मुहिम के दौरान इन्होंने अब तक क्या कौन कौन से इकदाम उठाए हैं और कितना रकबा अब तक खाली करवा चुके हैं। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बिल्कुल चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की वाज़ेह हदायत हैं कि जो भी नाजायज़ कब्ज़ा कुनिंदगान है उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में ये बताता चलूँ कि ज़िला भर टोबा टेक सिंह में हमने पिछले जो चंद माह के अंदर जो कार्रवाइयाँ की उसमें 126 एकड़ जो है वो एरिया हमने वागजार करवाया, जिसमें कोई 70 एकड़ के करीब जो था वो एरिया ऐसा था जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी, और 52 एकड़ ऐसे हैं जो कि रिहायशी हैं। और रिहायशी में जो मेजॉरिटी है जो रिहायशी एरिया वो तहसील पीर महल से बिलोंग करता है, जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा कुछ 4 कनाल के करीब कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हमने वागजार करवाई, और इसकी जो मालियत बनती है वो तकरीबन 1 अरब के करीब बनती है, तकरीबन 90 करोड़ के करीब। सर इनके खिलाफ अब तक कितनी FIRों का अंदराज हो चुका है? बिल्कुल, जैसे हम जो कोई कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके खिलाफ इस्तगासा दिया जाता है। 50 के करीब FIR जो हैं ज़िला भर में हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ हमने एक और जो अभी इनिशिएटिव लिया वो ये कि जो इनके पीछे सरगना होते हैं और जो माफिया सरगर्म होता है जो इनको जगह बेचता है 3 लाख या 5 लाख की मरला के हिसाब से, हमने कोई 4 लोग आइडेंटिफाई किए हैं, उनके खिलाफ भी इस्तगासा जो है वो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जमा करवाया। अभी सर जिस तरह इन्होंने तमीरात कर रखी है, कोई ऐसी हुकूमती पॉलिसी अब आई है कि इन्हें तमीरात से पहले ही यानी इस जगह पर कब्ज़ा ना करने दिया जाए ताकि इनका जो तमीरात का सरमाया है वो भी ज़ाया ना हो? बिल्कुल, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से जो एक प्रोग्राम जो है वो लो इनकम हाउसिंग का वो इसका आगाज़ हो चुका है, लेकिन वो अभी सिर्फ डिवीज़नल हेडक्वार्टर में है। उसके लिए एरिया जो है उनसे आइडेंटिफाई करवाने के लिए कहा गया है, और वो हमने एरियाज आइडेंटिफाई कर रखे हैं। और जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से वो हमें फंडिंग आएगी तो हम लो इनकम हाउसिंग जो है वो स्टेट लैंड के ऊपर बनाएंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से, फिर उन्हीं की तरफ से इनको जो है वो घरों की चाबियाँ भी दी जाएंगी। तो सर इनको कोई मुतबादल जगह भी फराहम किए जाने का है कोई प्लान? जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पॉलिसी इसमें बड़ी वाज़ेह है जी। जो भी कोई नाजायज़ कब्ज़ा कुनिंदगान है उनको कोई भी अल्टरनेट लैंड की पॉलिसी जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये सर ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा, इसकी कोई टाइम पीरियड है? ये जी अभी आपको याद होगा कि जो दिसंबर जनवरी से हमने एक एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाइयों का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सिटी लेवल के जो एरियाज़ हैं, जो मार्केट एरियाज़ हैं, उनको हम बड़ी हद तक क्लियर करवा चुके हैं। और जो अब जो सबर्ब्स में एरियाज़ हैं या जो विलेज लेवल पे हैं उनमें भी ये कार्रवाइयाँ जारी, और इंशाल्लाह जब तक हम पूरी स्टेट लैंड वागजार नहीं करवा लेते तो ये कार्रवाइयाँ जारी है। सर जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है इनमें बहुत से लोग कागजात दिखाते हैं कि हमारे पास ये सबूत है, इस बात में कितनी हकीकत है जो ये कागजात दिखाते हैं? जो स्टेट लैंड की जो पॉलिसी है जी वो अलॉटमेंट की पॉलिसी होती है, और वो अभी जो 2019 की जो पॉलिसी है वो इस वक्त लागू है, या उससे पहले भी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ टाइम टू टाइम आती रही हैं। जिनके पास स्टेट लैंड की अलॉटमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे रिकॉर्ड में मौजूद होते हैं। जब भी कब्ज़ा कोई माफिया के खिलाफ कार्रवाई हम करते हैं तो सबसे पहले हम अपने रिकॉर्ड को कंसल्ट करते हैं, मुतल्लिका पटवारी या जो दे का नक्शा होता है उसको सामने रखा जाता है और उसी के मुताबिक ही कार्रवाई की जाती है। जिनको कोई लैंड अलॉट की जाती है वहाँ पे हम कार्रवाई से गुरेज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस होती है वो स्टैम्प के ऊपर होती है। बेसिकली स्टेट लैंड होती है, लोग स्टैम्प के ऊपर एक दूसरे को सेल परचेज़ कर रहे होते हैं, जो कि टोटली जो है वो गैर कानूनी है।